और सवाल यह है कि आखिर ये सब खबरें आई कहाँ से। तो अब ये जानना ज़रूरी है आपके लिए और देश के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है कि दरअसल ये लॉकडाउन लगेगा, कोरोना जैसे हालात हैं, ये सब खबरें कहाँ से आई और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आम लोगों को क्यों इस तरह की खबरें परेशान कर रही हैं, ये जानना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देश में एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात बन रहे हैं और भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। बीते 2-3 दिनों में आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर बहुत संभव है कि आपके किसी जानकार ने ऐसी कोई ना कोई खबर आपको जरूर फॉरवर्ड की हो, या कोई खबर नहीं तो कोई वीडियो आपके पास आया हो। या अगर आपके मोबाइल पर किसी ने ऐसी कोई खबर नहीं भेजी तो यह संभव है कि आपने YouTube पर ऐसा कोई वीडियो देख लिया हो, या किसी खबर में चलते फिरते आपने ऐसा सुन लिया हो, किसी नेता का आपने बयान सुन लिया हो। और नहीं तो हो सकता है कि जो ट्विटर है, एक्स पर, आपने एक्स पर जाकर ऐसा कोई ट्वीट देख लिया, या फिर आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए कोई रील आपके पास आ गई और उस रील में यह बता दिया गया कि भारत में जल्द लॉकडाउन लग सकता है। और जब कभी आपने देखा होगा तो आप जरूर से डर गए होंगे, आप जरूर चिंतित हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, और डरने की बात भी है। जाहिर सी बात है, इस तरह की खबरें जो हैं लगातार लोगों को डरा रही हैं। लेकिन क्या इन खबरों में जरा भी सच्चाई है? क्या इन खबरों में रत्ती भर का सच है? नहीं है। जी हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए। भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। भारत में कोरोना जैसे कोई हालात नहीं है। अब आप सोचेंगे, मैं जब आपको ये कह रहा हूं तो इतने भरोसे से कैसे कह रहा हूं, मैं क्यों आपको ऐसा कह रहा हूं, और सवाल यह है कि आखिर ये सब खबरें आई कहां से। तो अब ये जानना जरूरी है आपके लिए और देश के लिए, बहुत बहुत जरूरी है कि दरअसल ये लॉकडाउन लगेगा, कोरोना जैसे हालात हैं, ये सब खबरें कहां से आई और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आम लोगों को क्यों इस तरह की खबरें परेशान कर रही हैं, ये जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। पर इस खबर की डिटेल में जानने से पहले हम सबको दुनिया की कुछ सच्चाइयों से, दुनिया की कुछ हकीकतों से रूबरू जरूर हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या दुनिया में संकट है? जी हां, दुनिया में बिल्कुल संकट है। क्या संकट है? दुनिया में एनर्जी का संकट है, दुनिया में पेट्रोल और गैस का संकट है। क्यों संकट है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक भीषण युद्ध चल रहा है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसको करीब करीब 1 महीना होने को आ रहा है। और इस भीषण युद्ध के कारण दुनिया भर में एक बड़ा संकट हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो है, ये जो पूरा खाड़ी के देश हैं और इसके साथ साथ ईरान है, ये तमाम जो देश हैं, इनकी बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और इनके पास दुनिया का जो तेल भंडार है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास दुनिया के तेल भंडार का है। और दूसरी सबसे बात, जैसे मैंने कहा, भौगोलिक रूप से इनका जो भौगोलिक रूप से इनकी जो स्थिति है वो बड़ी स्ट्रैटेजिक है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप लगातार सुन रहे होंगे, ये वो गलियारा है जहां से जो है दुनिया भर का जो है मैक्सिमम, करीब करीब दुनिया का 60 से 70% जो ऑयल है, जो बाकी चीजें हैं, वो इसी रास्ते से होकर आती हैं। और इस रास्ते पर एक तरह से ईरान का इस रास्ते पर नियंत्रण इस तरह से कि ईरान के पास ये सुविधा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी टैंकर को, किसी भी जो है पानी के जहाज को, वो बड़ी आसानी से मार सकता है, गिरा सकता है। तो इसके कारण संकट तो है, युद्ध चल रहा है तो संकट है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि संकट हाँ है, लेकिन इस संकट का भारत पर असर क्या है, यह समझना जरूरी है। इससे पहले भारत की बात पर रहा हूं, यह आपको बता दूं, आप ये भी समझ लीजिए इस संकट का असर क्या हो रहा है। इस संकट का असर ये हो रहा है कि दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति जो है वो बाधित हो चुकी है, और उसके कारण दुनिया भर में, दुनिया के देशों में जो है वो पेट्रोल के, तेल के, गैस के जो है रेट धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में जो है G20, यानी जो दुनिया के, जो कहते हैं ना, 20 जो समृद्ध और शक्तिशाली देश हैं, उनकी लिस्ट है। अब अगर इस लिस्ट में मैं जाता हूं तो इटली की अगर बात करता हूं, इटली में पेट्रोल और जो गैस है, इनके दाम जो है करीब करीब 47% बढ़ चुके हैं। अमेरिका में 46%, ऑस्ट्रेलिया में 42%, कनाडा में 25%, चीन के अंदर 23%,
उसके अलावा टर्की में 23%, फ्रांस के अंदर 17%, जर्मनी में 16%, यूके में 9.5%, जापान में 8.2%, ब्राजील में 5.6%, रशिया में 0.8%। ये दुनिया के जो देश हैं इनके अंदर इस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज की आपूर्ति कम होगी तो फिर उसके रेट तो बढ़ ही जाएंगे। तो इस वक्त आपूर्ति का संकट है, इस वक्त जो है सप्लाई चेन में बाधा आ गई है, तो फिर उसके कारण रेट बढ़ रहे हैं। तो ये संकट तो है, लेकिन क्या भारत में संकट है? संकट तो है, लेकिन भारत में ऐसा संकट नहीं है जिसको लेकर छाती पीटी जा रही है, जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, जिसको लेकर नेता ये कह रहे हैं कि भाई चूल्हे निकाल लीजिए और खाना नहीं मिलेगा, लॉकडाउन लग जाएगा। ये जो पूरा का पूरा विपक्ष जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो विपक्ष का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से झूठ और फेक खबरों पर आधारित है। अब तेल और जो एलपीजी और पेट्रोल है, इसकी जो उपलब्धता है उस पर आने से पहले लॉकडाउन की बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन की बात कहां से आई। ये लॉकडाउन की बात ऐसे आई कि दरअसल कई नेताओं ने और सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित और इनका पूरा जो इकोसिस्टम है, पिछले 2 दिन से वो लगातार इस तरह की फेक न्यूज फैला रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, कोरोना जैसी हालत है। अब जब इनसे पूछा, 1-2 लोगों ने, जब मेरे डिबेट में भी जब लोग आए मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला हम क्या करें, तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा, और संसद में जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा उसके बाद से जो है संकट बढ़ गया। अब देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर से कह रहा हूं, आपने अगर जो विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष की बात पूरी तरह से झूठ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, विपक्ष के कुछ बयान आपको सुनने चाहिए जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, जो कह रहे हैं कि जो है कोरोना जैसे हालात है। ऐसे विपक्ष के नेताओं के बयान सुन लीजिए। इनमें सबसे आगे कौन है? इनमें सबसे आगे संजय राउत है। कौन संजय राउत? ये वही शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। रोज जो है मोदी को गाली देते हैं और रोज राहुल के लिए जो है और कभी राहुल के लिए कभी ममता बनर्जी के लिए बैंड बजाते हुए आते हैं कि भाई ये हमारे शहजादे हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाओ। ये वो संजय राउत है। और ममता बनर्जी का आपको जो है मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, और साथ साथ मैंने कहा संजय राउत और अखिलेश यादव। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोरोना जैसे हालात हैं, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने वाला है, इस तरह की चीजें कही। आप ये सुन लीजिए इनके बयान, उसके बाद मैं आपको इनका डिटेल, इनका सच बताता हूँ। बात तो उस पर दम लगता है जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। तो कितनी सफाई से नेता झूठ बोल रहे हैं और देश में पैनिक फैला रहे हैं और देश में अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले जो हैं, ये लोग पूरा का पूरा टूल किट बन चुका है कि भारत में लोगों को पैनिक में फैलाओ और इस तरह से जो है दिखाओ कि सरकार निकम्मी है, देश में कुछ नहीं हो रहा, देश में कुछ है ही नहीं, हमको चूल्हे पर रोटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, चूल्हे खरीद लो, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भर भर के अपने घरों में रख लो। ये पैनिक फैलाने की पूरी राजनीति है। इस तरह से इनकी राजनीति चल रही है। लेकिन है क्या सच? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना जैसे हालात हैं? नहीं। क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगने वाला? नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको खुद प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवा रहा हूं जिसमें उन्होंने ये कहा था, जिसमें उन्होंने कोरोना शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन ना तो उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने ये कहा कि कोरोना जैसे हालात हैं। जिस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान को लेकर ये लोग झूठ फैला रहे हैं, उस बयान को आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें
हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो सुनिए, आपने अपने कानों से सुना ना, लेकिन ये विपक्ष के नेता जो है ना, तमाम विपक्षी नेता, उनके कानों में के अंदर जो है वो रुई घुसा कर बैठे हैं। रोज रोज उनके सामने अगर जो है लगातार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, रोज रोज बताते हैं, लेकिन इनके कानों में जैसे जो है इन्होंने जो है एक झूठ की जो है रुई अपने कानों में ठूस रखी है और ये सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ तौर पर कहा था कि कोरोना की तरह हमको एकजुट होने की जरूरत है। अब कोरोना की तरह एकजुट होने की जरूरत है मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई एक संकट है, कोरोना एक संकट था, ये भी एक संकट है। बार बार हम कह रहे हैं संकट है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं दुनिया को, और अभी से दुनिया दिक्कत जो है वो झेल रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कोरोना की तरह हमको एकजुट होने की जरूरत है। जैसे कोरोना के संकट में एकजुट हुए थे, वैसे इस समय भी एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि भाई एकजुट हो जाइए, देश के लिए एकजुट हो जाइए, लोगों के लिए एकजुट हो जाइए, लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए एकजुट हो जाइए। लेकिन विपक्ष के नेता एकजुट होना तो दूर, उन्होंने उल्टे भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसीलिए हम कहते हैं ना, भारत में बैठे जो भारत का एक गैंग है ना, वो भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं। जब सत्ता उनके हाथ में रहती है तब सब कुछ सही होता है। आज सत्ता उनके हाथ में नहीं है, तो वो भारत को भी किसी भी हद तक गिराने के लिए, भारत को भी किसी भी हद तक धक्का देने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं, और आज ये पूरा का पूरा गैंग यही कर रहा है। हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उसके बाद जो है गुजरात का एक अखबार, जो कांग्रेस समर्थक एक अखबार है, जिसके मालिक, जिसके संपादक सब कांग्रेस के समर्थक अखबार है, गुजरात का बड़ा अखबार है, गुजरात के बड़े अखबार ने जो है ये खबर छापी कि संकट आने वाला है ये वो। और उसके बाद कांग्रेस के कई जो यूट्यूबर हैं, कांग्रेस के कई जो सोशल मीडिया पे उनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, उन्होंने, आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सौरभ हैं, सौरभ INC अपना नाम लिखते हैं, और ये कांग्रेस के लिए ट्विटर पर, एक्स पर जो है पूरा प्रचार करते हैं। ये इनका ट्वीट देखिए, राहुल की फोटो लगाकर इनका पूरे सारे ट्वीट होते हैं। ये कह रहे हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से मान लीजिए कि कोरोना की लॉकडाउन लगने वाला है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको इन नेताओं के बयान सुना, इनका इकोसिस्टम के लोगों के मैंने आपको ट्वीट दिखाया, और उसके बाद जो है, जैसे मैंने एक अखबार का जिक्र किया, उस अखबार ने छापा कि बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये वो ऐसे ऐसे खबरें छापी, और जैसे ये खबरें छापी, ठीक उसके बाद जो है, जैसी नेताओं ने बयान दिया, ठीक उसके बाद जो है पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। शुरू में LPG की दिक्कत थी, LPG की दिक्कत अब भी है, इतना स्मूथ सब कुछ नहीं है, लेकिन शुरू में LPG का हुआ, पेट्रोल बड़ा स्मूथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही गुजरात का जो अखबार है, गुजरात का ये अखबार खबर छापता है, और उसके बाद जो है संजय राउत, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो फेक न्यूज फैलाने लगते हैं, वैसी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। और एक अलग ही तरह का, मतलब ये पैनिक है, ये पैनिक भी है, और दूसरी तरफ से कालाबाजारी भी हो रही है। कालाबाजारी कौन कर रहे हैं, ये सब देखने की जरूरत है। तो ये सब अब आपको मैं सुप्रिया श्रीनाथ का एक ट्वीट दिखाता हूं। अब जो पेट्रोल के लंबी लंबी लाइनें हैं ना, अब आप देखिए कि आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं कि कैसे लोग पानी की 500 और 1000 लीटर की जो टैंक होते हैं, जो लोग घरों में टैंक लगाते हैं, प्लास्टिक के जो टैंक होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल भर भर के अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं। अरे भाई, क्या ये बेवकूफ़ी है? आप समझ रहे हैं इसमें कितना बड़ा रिस्क है? आप प्लास्टिक की टैंक में घर के अंदर पेट्रोल रख रहे हैं, वहां पर इसके स्टोर कर रहे हैं, कहीं से भी कोई दुर्घटना होने की आशंका है, इस तरह की चीजें तो लोग भर भर के। उसके अलावा लोग जो है अपने कुकर में, अपने जो परात हैं, अपने बड़े बड़े भगोने, उसके अंदर पेट्रोल भर के ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इतना पैनिक फैला दिया, इतना झूठ फैला दिया कि लोगों को डर लग रहा है कि कल को पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमारा जनरेटर कैसे चलेगा, हम लोग खेती कैसे करेंगे, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, मैं यहाँ कैसे जाऊंगा, वहां कैसे जाऊंगा। इस तरह से लोग पैनिक होकर उसके बाद धड़ाधड़ पेट्रोल भर रहे हैं। अब देखिए, सुप्रिया श्रीनाथ के जिस ट्वीट की बात कर रहा था, वो भी ट्वीट आपको दिखाता हूँ। और देखिए किस तरह का उन्होंने ट्वीट करा। अब इस ट्वीट में जो सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट किया, इसमें पेट्रोल पंप पर केन लेकर लोग खड़े हैं और उसको वो दिखा रही है कि पैनिक है। अब बताइए कि केन क्या कोई गाड़ी है क्या? केन में क्या साइकिल से पेट्रोल केन में आप क्यों लेने आते हैं? तब आते हैं जब आपके घर में, आपकी गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन आपको स्टोर करना है। अब स्टोर कालाबाजारी के लिए या पैनिक के लिए, आप समझ लीजिए। तो ये जो केनों की लाइन लगी है पेट्रोल पंप पर, उसकी फोटो छाप रही है। अरे ये बेवकूफ़ी है, जो लोग केन में भर रहे हैं, पेट्रोल भर भर के ले जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है।
ये सरासर जो है ये बेवकूफ़ी है, ये सरासर खतरनाक काम है, ये सरासर जो है आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं और देश में अनावश्यक रूप से पैनिक फैला रहे हैं। लेकिन ये कौन ट्वीट कर रहे हैं? ये कांग्रेस के इकोसिस्टम, कांग्रेस के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। अब इस सच को समझ लीजिए कि भारत में पेट्रोल की कमी फिलहाल नहीं है। जब मैं फिलहाल कह रहा हूं तो इसका मतलब भारत में कम से कम 60 से 70 दिन का भारत के पास पेट्रोल का रिजर्व है। यानी अगले 60 से 70 दिन हमें पेट्रोल की कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये लड़ाई और लंबी चल गई तब क्या होगा? अब उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे बड़ा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 60-70 दिनों का हमारे पास है रिजर्व, हमारे पास पेट्रोल है 60-70 दिनों तक। अगर आपको गाड़ियों में चाहिए या आपको अपनी खेती के लिए चाहिए डीजल चाहिए या आपको किसी और काम से चाहिए, हाँ आपको स्टोर करने के लिए चाहिए तो वो एक अलग बात है। आप मतलब 5-5, 10-10, 20-20 हजार लीटर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन आपको काम, आपका धंधा चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, उसके लिए भारत में 60 से 70 दिन का पर्याप्त पेट्रोल है। और उसके बाद सरकार अभी से अगले 2 महीने के लिए पेट्रोल की जो खरीदारी के काम पर लग गई है। हम लोग जो है रशिया से, हम लोग ईरान से, हम लोग बाकी जो दुनिया भर के मुल्क है वहाँ से जो है लगातार जो है खरीदारी कर रहे हैं। और भारत खरीदारी भी कर रहा है, भारत अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। तो लगातार भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि भाई ये जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है अगले 2 महीने तक कोई दिक्कत ना हो। तो 2 महीने यानी 60 के बाद 2 महीने, तो इसका मतलब हमारे पास अगले 4 महीने तक कोई संकट पेट्रोल का नहीं आने वाला। अब उसके बाद भी अगर युद्ध चलता रहता है, उसके बाद कुछ और अगर बड़ा हो जाता है तो सोचने की बात है। लेकिन 4 महीने का तो कोई संकट नहीं है ना। तो सवाल यह है कि अगर और फिर जब कहते 4 महीने बाद, तो भाई किसी को कल का ही नहीं पता क्या होगा। कल को ये जो युद्ध चल रहा है पागलों का युद्ध है, मैं ये कहूंगा, इसमें कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। लेकिन इस युद्ध में ही कल को कोई परमाणु बम किसी पे मार दे, किसको इतना पगला जाए, परमाणु बम मार दे, कुछ कर दे, तो कल को तो ये भी हो सकता है। कल को तो ये भी हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो है जो ईरान ने वहां पर माइंस बिछा रखी हैं, समुद्री माइंस बिछा रखी है, और सारी ब्लो अप हो जाएं और सब वहां पे खड़े खड़े उड़ जाएं और उसके बाद वो पूरा रास्ता बंद हो जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। और जब होगा तो फिर वो सबके लिए होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। वो तो फिर सबके लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए ऐसा होगा ना। जब दुनिया में ऐसा होगा तो फिर जब सिचुएशन आएगी तो उसका सामना किया जाएगा। अल्टीमेटली कोरोना आया था तो उसका सामना किया गया ना, और उसमें से निकले, तो उस तरह से सामना भी किया जाएगा, उससे निकलने का रास्ता भी। लेकिन आप अभी से इतना पैनिक फैला दें कि लोग जो है लाइनों में लग जाएं, धक्के के लिए पगला जाएं, गाड़ियों में भरवा रहे हैं, बर्तनों में भरवा रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ जो एलपीजी के संदर्भ में आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं एलपीजी, मैंने भी कहा कि हाँ एलपीजी की किल्लत जो है, एलपीजी का थोड़ा सा समस्या जरूर है। लेकिन क्या है कि ना जो सरकार ने पहले एलपीजी का ये देखते हुए कि एलपीजी की किल्लत आ सकती है, सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया, जो कमर्शियल एलपीजी था उसको उन्होंने रोका। तो उसके कारण आपने देखा होटल्स बंद हुए या होटल्स में खाना महंगा हो गया, वो सब दिक्कतें आई। लेकिन जो घरेलू आपूर्ति है उसको सरकार ने प्रभावित नहीं होने दिया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद लोगों ने गैस के सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए और उसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। तो एक तरफ कालाबाजारी शुरू हो गई, दूसरी तरफ ये जो विपक्ष के नेताओं ने पैनिक फैलाया, उस पैनिक की वजह से लोगों ने गैस के सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा बुक करवाने शुरू कर दिए। अब उसके कारण क्या हुआ, एक डेटा से समझ लीजिए, भारत में हर रोज 50 लाख सिलेंडर जो है बुक होते हैं, 50 लाख। लेकिन अब ये 50 लाख जो है ये संख्या 79 लाख तक पहुंच गई एक दिन में, पैनिक के कारण। यानी कहां तो 50 लाख लोगों को डेली गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, कहां 80 लाख लोग, यानी लगभग आधे से भी ज्यादा बढ़ गए जो लोग रोज गैस बुक करा रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग खाना ज्यादा बनाने लगे, भारत में लोगों के कंज्यूमर्स की तादाद इतनी बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ पैनिक कि भाई कल को नहीं मिलेगा तो हम आज स्टोर करके रख लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। तो उस पैनिक के कारण क्या हुआ कि जो 50 लाख हम लोग करते थे वो बढ़ करके करीब 80 लाख तक पहुंच गया और इसके लिए शॉर्टेज हुई। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज एक बार फिर से 50 लाख 50-55 की डिमांड आ रही है और 50-55 जो है सिलेंडर आपूर्ति हो रही है। तो सिलेंडर की भी उस तरह से समस्या अब नहीं रही। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे क्या है, इसमें पीएनजी जो है, पीएनजी को अब तक कोई दिक्कत नहीं है। पीएनजी जो गैस आपके घर में पाइपलाइन से आती है। अब देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने तो अपने घर में चूल्हे मंगा लिए, मैं तो चूल्हे के तैयार हूं, आप लोग भी चूल्हे पे बनाइए। अब ये पैनिक फैलाना नहीं तो क्या है
क्या अखिलेश यादव जी आपके यहाँ पीएनजी नहीं लगा? बिल्कुल लगा होगा। और पीएनजी की जो आप गैस पाइपलाइन जो आ रही है वो कहीं से भी बाधित नहीं हो रही। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, देखिए युद्ध चल रहा है, युद्ध में क्या होगा कोई नहीं, भारत इस युद्ध में कहीं नहीं है, भारत इस युद्ध का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो लोग हिस्से हैं वो क्या करेंगे, आपको आपका कंट्रोल भी नहीं है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा नहीं जानते। इसलिए ये जरूर है कि आपको चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, इसकी कम से कम खपत आप कर सकें, सुरक्षित बचा सकें। इसमें आपकी नहीं देश की बचत है, दुनिया के लिए अच्छा होगा अगर आप इसकी कुछ बचत कर सकें, क्योंकि भविष्य अभी अनिश्चित है, हमें नहीं पता कल को क्या होगा। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं, वरना गैस की, तेल की अगले 1-2 महीने कोई कमी नहीं है, इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर बात सिर्फ एलपीजी और गैस की नहीं है, एलपीजी और पेट्रोल की नहीं है। दरअसल पूरी बात यह है कि विपक्ष ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि उसको चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े, उसको मोदी को बदनाम करना है, मोदी सरकार को गिराना है, मोदी सरकार की लोकप्रियता खत्म करनी है, मोदी को विलन बनाना है, उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़े बोलना है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको जल्दी से आपको कुछ बता देता हूं। ये जो एक तरफ युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में क्या हो रहा है, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, बॉम्ब चल रहे हैं, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अफवाहों की जो है वो अफवाहों के तीर छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर अफवाहों की कैसे कैसे अफवाह नहीं फैलाई गई। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहली अभी भी आज भी बता रहा हूँ आपको, आज भी कई लोग आपको सोशल मीडिया पर और आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे भारत के पास 9 दिन का जो है वो पेट्रोल है। 70-72 दिन नहीं, जैसा अशोक जी आप कह रहे, लोग कहेंगे 9 दिन का। देखिए मंत्री ने बोला था संसद के अंदर, मंत्री ने 9 साढ़े 9 दिन जो बोला था वो भारत का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बोला था, भारत का टोटल रिजर्व नहीं बोला था। भारत का स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है? स्ट्रैटेजिक रिजर्व वो होता है जो दरअसल सरकार के पास स्ट्रैटेजिक होती है कि कभी आपात स्थिति में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं उनके पास जो है वो 64 दिन से ज्यादा का, 64.5 दिन से ज्यादा का उनके पास रिजर्व है। तो 64 दिन का रिजर्व कंपनियों के पास है और उसके बाद जो है 9.5 दिन का रिजर्व सरकार के पास है। तो ये मिलाकर करीब 74 के आसपास जो है ये संख्या जाती है। तो उसको लेकर विपक्ष अब भी झूठ बोल रहा है कि 9 दिन का भारत, 9 दिन नहीं, भारत के पास 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक है, एक अफवाह। दूसरा, एलपीजी बंद हो जाएगी, का एलपीजी आनी बंद हो जाएगी, यह भी विपक्ष ने झूठ बोला है। लेकिन अब तक जो है आप जानते हैं 14 मार्च से अब तक 30,000 टन कमर्शियल एलपीजी सप्लाई हो चुकी है। 30,000 टन रोज जो है 50 लाख जा रहे हैं, 30,000 टन हो चुकी है। अच्छा, ये लॉकडाउन की खबर मैं आपको बता चुका हूं। फिर क्या ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज नहीं आ रहे, ये भी विपक्ष ने झूठ फैलाया। और ना सिर्फ विपक्ष के ये जो चंगू मंगू है, ये जो उनके इकोसिस्टम वाले, वो नहीं, प्रवक्ताओं ने, पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ईरान को हमने दुश्मन बना लिया, ईरान हमारे जहाज नहीं आने दे रहा। लेकिन ये झूठ था। ईरान ने 5 देशों को कहा है कि वो आप जो है यहां से अपने जहाज अपने एक एक करके ले जा सकते हैं। उन 5 देशों में भारत भी एक देश है। और भारत के ये जब मैं इस वक्त ये आपसे बात कर रहा हूं, अब इस वक्त तक भारत के 6 जो हैं वेसल जो है, 6 पानी के जहाज वो आ चुके हैं, 20-22 और हैं, जल्दी बहुत जल्दी और भी आ रहे हैं। तो वो लगातार आ रहे हैं। और पहले भारत जो है करीब 21 के आसपास या 27 जो हैं देशों से गैस, तेल ये सब लेता था। भारत ने ये देखा कि संकट है तो भारत ने इनकी संख्या बढ़ाकर 41 कर दी है। यानी हमने अपने जो सोर्स हैं वो बढ़ा लिए हैं ताकि अगर एक जगह से संकट आए, एक जगह से आपूर्ति बाधा होती है तो हम दूसरी जगह से लेते रहें। तो भारत लगातार ये सब कुछ कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहा गया वो भी झूठ निकला। उसके बाद क्या किया कि ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान के पानी के जहाज आ रहे हैं, भारत के नहीं आ रहे क्योंकि हमने ईरान को दुश्मन बना लिया। ईरान ने नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। ईरान बार बार कह रहा है कि भारत हमारा मित्र देश है, हम भारत को जो है उसको जाने देंगे। और वहां से भारत के जहाज आ रहे हैं, और बल्कि पाकिस्तान के 4 जहाज रोके गए। तो पाकिस्तान के रोके गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है पाकिस्तान के आ रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ ये कहा कि जो जहाज आ रहे थे वो भारत के नहीं थे, वो तो दरअसल अमेरिका चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये भी पूरी तरह से झूठी खबरें साबित हो चुकी। फिर एक झूठ और फैलाया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत के जहाज निकल रहे हैं उसके लिए चीनी युआन देना पड़ रहा है। चीनी जो करेंसी है, भारत को चीनी करेंसी देनी पड़ रही है। अब ये खबर भी पूरी तरह से झूठ है। कोई चीनी
युआन जो है वो नहीं दिया जा रहा। भारत जिस तरह से लेता था वैसे ही भारत जो है अपना जो है काम कर रहा है। अब अंत में विपक्ष का एक और जो दुष्प्रचार चल रहा है उसके बारे में भी समझ लीजिए। वैसे तो कई दुष्प्रचार चल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, लेकिन मैं विपक्ष के दुष्प्रचार पर ही बोलने लगा तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है वो 4, 5, 6 घंटे की बन जाएगी, धुरंधर से भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है अफवाहों का धुरंधर जो है वो विपक्ष बन चुका है, बिल्कुल अफवाहों का धुरंधर बन चुका है। तो मैं ये जो कह रहा हूँ, एक और चीज हमको समझनी चाहिए। बार बार चीन से तुलना की जा रही है कि चीन को इतनी स्मूथली जो है तेल दिया जा रहा है, भारत क्यों नहीं कर पा रहा, चीन जैसी स्थिति भारत की क्यों नहीं है, जैसे ईरान चीन के लिए सब कुछ कर रहा है वैसे हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा है। तो भाई साहब ये समझ लीजिए, जो चीन है, भारत चीन नहीं हो सकता। चीन इस वक्त युद्ध के समय में जो पूरी खबरें हैं, जो पुष्ट खबरें हैं, वो ये कि चीन जो है अमेरिका, माफ कीजिएगा, चीन जो है वो ईरान को सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि चीन ईरान की मित्रता है। तो चीन क्या कर रहा है, चीन जो है वो उसको जो है हर तरह की चीजें दे रहा है। चीन ईरान को हथियार बेच रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि वो गुप्त तरीके से, दुनिया को नहीं दिखा रहा लेकिन गुप्त तरीके से ईरान को हथियार दे रहा है। फिर उसको उसके सैटेलाइट्स हैं, उस अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से वो ईरान को बाकायदा जितनी जो खुफिया सूचनाएं हैं, जो इनपुट्स हैं, वो खुफिया इनपुट्स वो दे रहा है। तो क्या भारत चीन की स्थिति में आ सकता है? क्या भारत युद्ध में किसी को हथियार सप्लाई करेगा? क्या भारत जो है तेल मिल जाए इसके लिए किसी को हथियार सप्लाई कर सकता है? क्या भारत की ये पॉलिसी हो सकती है या होनी चाहिए? क्या भारत चीन हो सकता है? नहीं हो सकता। ना हम किसी को चोरी से हथियार दे सकते हैं, ना हम किसी को चोरी से जो है खुफिया सूचनाएं दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। तो चीन और भारत में बहुत फर्क है। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना अलग तरह का देश है, लेकिन चीन भारत नहीं हो सकता और पाकिस्तान भारत नहीं हो सकता। इस बात को भी समझिए। पाकिस्तान से जो कंपैरिजन किया जा रहा था वो भी झूठा था कि भाई पाकिस्तान को लेकर भी विपक्ष ने कई झूठ बोले। ये बोला कि भाई देखो, ये जो है, देखो आप किस तरह से जो है पाकिस्तान जो है बातचीत कर रहा है, भारत नहीं कर पा रहा। तो भारत को जरूरत भी नहीं है इस तरह से करने की, भारत बिचौलिया बने। विदेश मंत्री ने तो एक और बड़े शब्द का इस्तेमाल, दलाल शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं वो छोड़ दीजिए शब्द, लेकिन मैं कहता हूं भारत को क्या जरूरत है बिचौलिया बने? भारत कोई बिचौलिया थोड़ी है जो लोगों की बैठ के जो है वो कराएगा। हाँ, भारत की अपनी भूमिका, भारत सबसे बात कर रहा है, सबको अपनी सलाह दे रहा है, भारत सबसे कह रहा है युद्ध ना हो, इतनी भारत की भूमिका हो सकती है। भारत कोई मीडिएटर नहीं है, बिचौलिया नहीं है जो बुलाए आज तुम आ जाओ और आके बैठ जाओ, और उसके बाद जब खेल खराब हो तो उसके बाद जो है वो गालियां खाए। हम समझा सकते हैं, वो भारत कोशिश कर रहा है, भारत सबको समझा रहा है, इससे ज्यादा भारत की भूमिका नहीं है। लेकिन भारत और भारत की सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकती है वो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जो आपको देश में पैनिक दिख रहा है, उतना संकट नहीं है। संकट है, फिर से कह रहा हूं संकट है, लेकिन उतना संकट नहीं है जो आपको एलपीजी के लाइन लगी और पेट्रोल की दिख रही है, उतना संकट नहीं है। थोड़ा बहुत संकट जरूर है, थोड़ी सावधानी जरूरी है, लेकिन ये जो संकट, जो बड़ा आपको संकट दिख रहा है, जो संकट का एक्सपेंशन हुआ, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो अफवाहों का धुरंधर बन चुका है, और उसके लिए ये सारी की सारी पैनिक के कारण, अफवाहों के कारण ये स्थिति आ गई है। लेकिन आप किसी अफवाह से में मत पड़िएगा, अफवाहों से सावधान रहिएगा। और जैसा मैंने कहा, ये स्थिति बहुत सोच समझकर काम करने की है, बहुत सोच समझकर जो है चीजें जो है उनको समझने की जरूरत है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सब चीजें जो है समझाने की कोशिश कर सकूं। मेरी अपनी तरफ से कोशिश यही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।